हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। मैं सीए नेहा बंसल आपका स्वागत करती हूँ गाइडली की इस यूट्यूब लाइव सीरीज में, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज। तो आज हमारा डे 4 ऑफ एमसीक्यू डिस्कशन है। आई होप अब तक के 1, 2, 3 ये तीनों दिन पर आप लोगों को कुछ बेहतरीन इंसाइट्स मिले होंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज आपको एग्जामिनेशन में फेस करने को दिख सकते हैं, क्या क्या आपको एमसीक्यूज में ध्यान रखने की चीजें हैं, वो सारे वर्ड्स नोटिंग पॉइंट्स हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए ही चल रहे हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पर शुरुआत करूँ उससे पहले आप अपने कैलकुलेटर्स हैंडी रखिए, बिकॉज आज हमारा डिस्कशन काफी हद तक प्रैक्टिकल होने वाला है। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ मेमोराइजिंग वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर मेरी ऑडियो वीडियो आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। ऑप्शन देखते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, ओवरस्टेटिंग ऑफ सेल्स रजिस्टर, रेंट अकाउंट क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिट, सैलरी डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ द अमाउंट। अब ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कौन सी चीजें करती हैं, पहले ये बताइए। कोई अधूरी चीज रिकॉर्ड हो गई है, या कोई एंट्री दूसरे लेजर में चली गई है, या किसी लेजर का नेचर ही अलग है, डेबिट की जगह क्रेडिट हो गया है, अमाउंट में मिस्टेक हो जाती है, इन सारी चीजों से तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके एरर्स ऑफ ओमिशन ही ऐसे होते हैं जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। ओमिशन यानी कि एंट्री रिकॉर्ड करना ही रह जाए, तब आपके ट्रायल बैलेंस को पता भी नहीं चलेगा कि क्या डेबिट हुआ था और क्या क्रेडिट हुआ था। तो दोनों चीजें बिल्कुल जैसे चल रही थी वैसे चलेंगी। तो यहाँ पर कौन सी ट्रांजैक्शन उस नेचर की है। करेक्ट, ऑप्शन ए। जहां पर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको हर दिन एक चीज बता रही हूँ कि एग्जामिनेशन में हर लेवल के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। कुछ हार्ड होते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बोनस होते हैं। ये उन बोनस क्वेश्चंस में से एक है जिसको हर स्टूडेंट राइट ही टिक करेगा, ये एग्जामिनर भी जानता है। तो इसका आंसर मैं चाहती हूँ आप लोग चैट में पिन कर दें। राइट, ऑप्शन सी। अगर आप ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज हैं तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन डी बोलता है आने वाले इंटरेस्ट पर भी पहले से ही इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आपके प्रिंसिपल पे फिलहाल तक कितना इंटरेस्ट आपको मिल चुका है। सपोज ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका कंपाउंडिंग है। ईयर 1 की कंपाउंडिंग के बाद आपको अगर ये फिगर दिख रही है तो अगला इंटरेस्ट आपको इस फिगर पे लगने वाला है, ना कि इस फिगर पे, जो कि अगले साल के इंटरेस्ट के बाद हो सकती थी। करेक्ट। तो इंटरेस्ट विच इज ऑलरेडी अक्रूड पे हमेशा आपको मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आंसर होगा ऑप्शन सी। यू आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन्युटी इज डिफाइंड एज व्हाट। एन्युटी, याद कीजिए जब हमने चैप्टर में डिस्कशन किया था एन्युटी का, तो हमने इसको किस नाम से देखा था। मैंने आपको कहा भी था जब जब एन्युटी आया आप एसआईपी को याद कर लीजिएगा। तो एन्युटी का कौन सा नेचर होने वाला है, बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हुए जरा भी, तो आपको सबसे पहले एलिमिनेट करने हैं वो ऑप्शंस जो कि बिल्कुल नहीं है। तो अनइक्वल कैश फ्लो जहां पर दिख रहा है वो ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन सी और डी नहीं होने वाला। अब आपको देखना है ऑप्शन ए और बी में से क्या होगा। इक्वल कैश फ्लोज एट इक्वल इंटरवल्स फॉर एवर और फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है वो होती है आपकी एन्युटी। करेक्ट। फॉर एवर तक चलने वाला कोई प्रोविधान यहाँ पे नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन। इफ इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड। कंपाउंडिंग है और वो भी हाफ ईयरली है। अब अब आप लोग घबरा जाएंगे कि हमें तो फॉर्मूला याद नहीं है नेहा मैम, अब क्या करें। तो स्टूडेंट्स थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे यहाँ पर। मैं एमसीक्यूज के दौरान हर वक्त आपको कहती हूँ कि यहाँ पर एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको कुछ आता है या नहीं आता।
आपको किसी को बताना नहीं है कि आपको आता है या नहीं आता। अल्टीमेटली आपको कोई एक टिक ही करना है। अगर आप तुक्का भी मार रहे हैं तो भी सामने वाले को नहीं पता कि आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज थी या नहीं थी। तो यहाँ पर यू हैव टू एक्ट वेरी स्मार्ट। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, तो इन फॉर्मूलाज को देखकर आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा यहाँ पर प्रोबेबल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली है तो हम अपने रेट को हाफ करते हैं और जो उसको एक्सपोनेंशियल पावर देते हैं वहां पर भी उससे मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, ये होता है करेक्ट आंसर। और अगर बात है फॉर्मूला की तो वो भी देख लीजिए। फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसको याद करने का आपको लोड नहीं लेना है। ठीक है, अगर याद नहीं भी रहता है तो नो वरीज, आपको कॉन्सेप्चुअली सब चीज क्लियर होनी चाहिए। और फॉर्मूला याद करना भी कोई बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं है, बहुत सिंपल है कि आपको अपने प्रिंसिपल पे क्या एडिशन करना है, क्या मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको अपने प्रिंसिपल में ऐड करना है आपका इंटरेस्ट रेट, उसे डिवाइड करना है कितनी टाइम वो कंपाउंड हो रहा है, और फिर उसे एक्सपोनेंशियल पावर देना है, जितनी बार वो कंपाउंड हो रहा है उतनी बार। राइट, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है आपको। 1 प्लस 2 बार कंपाउंड होगा क्योंकि हाफ ईयरली है, तो r डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और एक्सपोनेंट में लग जाएगा n इंटू 2। क्लियर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल भी। पढ़िए प्लीज। What is the present worth of rupees 132 due in 2 years at 5% simple interest per annum? क्वेश्चन समझाती हूँ सबसे पहले। 2 साल बाद 132 रुपीज मिल रहे हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है आपको ये बतानी है। और ये किस इफेक्ट के बाद 132 है ये उन्होंने बता दिया है कि 2 साल आपको 5% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है किसी अमाउंट पे, तब जाके वो 132 हो रही है। तो बस अब वो कौन सी अमाउंट है कैसे पता लगाएंगे आप। यहाँ पर भी फॉर्मूला से नहीं जाना चाहते हैं तो चलिए ऑप्शन से जाते हैं। कैलकुलेटर्स हाथ में उठाइए, एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। सपोज ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन मानते हैं। ऑप्शन ए वाली अमाउंट को हम प्रिंसिपल मान के चलते हैं 110। तो सबसे पहले 110 पे 5% सिंपल इंटरेस्ट विच बिकम्स 5.5, ये 1 साल का हुआ। सिमिलरली आप उसे दूसरी बार ऐड कर दीजिए, 110 प्लस 5% प्लस 5.5, यानी कि 2 साल बाद ये होगा आपका 121। क्या हमारे 121 चाहिए या 132 चाहिए? हमें 132 चाहिए। ऑप्शन बी पर जाते हैं। 120 में ऐड करेंगे 5%, तो 120 का 5% होता है 6। तो 120 के प्रिंसिपल पे जब पहला इंटरेस्ट मिला था तब वो हो गया था 126। दूसरी बार इंटरेस्ट मिला वो भी 6 रुपीज होगा और वो हो जाएगा 132। तो क्या हम अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच चुके हैं? इट इज ऑप्शन बी, यानी कि 2 साल बाद की 132 की आज की डेट में वैल्यू होने वाली है 120। राइट, इसी तरह से आपको एमसीक्यूज में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्यूआर इज डैश मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन। ये जो आप बार बार यूपीआई कर रहे हैं ना, भारत पे, गूगल पे, तो इसमें जो भारत क्यूआर है ये कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन का मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन है, किस टाइप की ट्रांजैक्शन इसमें होती है। अगर आपको किसी दूसरे इंडिविजुअल पर्सन को पेमेंट करना है तो क्या आप उसे भारत क्यूआर करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप ये सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में ही यूज कर सकते हैं। सो पर्सन टू अ मर्चेंट, राइट, एक बायर ने एक सेलर को अगर पेमेंट किया है तो वो भारत क्यूआर का एग्जाम्पल है। आंसर है आपका ऑप्शन बी। चाहे तो आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, भारत क्यूआर इज म्यूचुअली डिराइव्ड अमंग डैश पेमेंट नेटवर्क्स। कौन कौन से पेमेंट नेटवर्क्स में भारत क्यूआर कवर्ड है? सभी ऑप्शंस को देखिए। आई नो, अगर आप लोग कंफ्यूज भी होंगे तो आप ब्लफ करने भी जाएंगे तो आप इसे ही करेंगे। तो करेक्टली यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन है। कोइंसिडेंटली हर बार ऑल ऑफ द अबव इज नॉट द राइट केस, लेकिन यहाँ पर भारत क्यूआर इन तीनों ही पेमेंट नेटवर्क से डिराइव किया गया है, एनपीसीआई, वीजा, मास्टर कार्ड। एनपीसीआई क्या है पढ़ लीजिए यहाँ से। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, वीजा और मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क्स,
It was developed to create an interoperable QR code based payment system in India. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लीजिए। तो इसे भी अगर आप चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं। ये कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे आज के हमारे एमसीक्यू सेशन के, राइट। नेक्स्ट वन, अगेन अ थ्योरी क्वेश्चन। व्हाट आर द चार्जेस फॉर यूजिंग भारत क्यूआर? भारत क्यूआर ही चल रहा है, राइट, पिछले 3 क्वेश्चन से। तो क्या है, चार्जेस लगते हैं भारत क्यूआर यूज करने के? नहीं लगते, वरना कोई ऑनलाइन पेमेंट क्यों करेगा, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन मल्टीपल बैंक कार्ड्स बी लिंक्ड ऑन सेम ऐप? चलिए, मुझे दिख रहा है लाइव चैट में किसी ने भी ए और डी तो नहीं किया, यानी कि आप लोगों ने एलिमिनेशन टेक्निक का सही इस्तेमाल किया है कि ये तो नहीं होने वाला। अब आपको डाउट है शायद इन दोनों में, बिल्कुल सही है आपका डाउट कि मल्टीपल कार्ड्स ऑफ मल्टीपल बैंक्स कैन बी लिंक्ड या मल्टीपल कार्ड्स ऑफ सेम बैंक कैन बी लिंक्ड। किसी एक ही बैंक के अगर मल्टीपल कार्ड्स हैं तो ही आप उसे लिंक कर सकते हैं, या फिर आपके पास अलग अलग बैंक्स के अलग अलग कार्ड्स हैं तो भी क्या आप उसे लिंक कर सकते हैं? तो जी हाँ, आपके पास जितनी भी बैंक्स के जितने भी कार्ड्स हैं आप उसे एक कॉमन ऐप में लिंक कर सकते हैं। आजकल इतनी सारी मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई है, रीजन भी यही है कि आप अपने हर कार्ड का यूसेज एक ही जगह पर ट्रैक कर सकें, एक नोट रख सकें कि मेरे पास कितने कार्ड्स हैं, राइट। तो हमेशा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को ये फीचर दिया जाता है कि एक ही ऐप में आप अपने मल्टीपल बैंक्स के मल्टीपल कार्ड्स को लिंक कर सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कैलकुलेटर्स हैंडी हो जाएं, क्वेश्चन पढ़िए। आपको दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स का डेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हैं, राइट। पूछा गया है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कर दीजिए, 3,40,000 में से 1,20,000 को डिडक्ट कीजिए एंड आपको मिल जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो कि है 2,20,000, राइट। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में, ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछी गई है आपसे। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी यहाँ पर? इतना तो हम समझ चुके हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि अ सम ऑफ एक्सपेंसेस होने वाला है, लेकिन अब अगर आपसे ये भूल होती कि मैम ये ऑप्शन तो है ही नहीं, हम सोच रहे थे 80 + 40 होता 1,20,000 हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए है, बट 1,20,000 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। थैंकफुली नहीं है, वरना आप लोग उसे टिक कर देते। क्योंकि स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि आपकी परचेज कॉस्ट प्लस आपके ये सारे जरूरी निजी खर्चे, तो यहाँ पर आप सीओजीएस भूल गए हैं ऐड करना, जिससे आपको ऐड कर देना चाहिए। तो 1,20,000 + 1,20,000 आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, राइट। आंसर इज ऑप्शन सी। थैंकफुली यहाँ पर 1,20,000 का ऑप्शन नहीं है, अगर मैंने वो ऑप्शन डाला होता तो आई नो आप लोग उसे ही टिक कर देते और गड़बड़ हो जाती वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन? बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ये सारे केसेस आपने देखे हैं जब हम ट्रायल बैलेंस डिस्कस कर रहे थे उस दौरान। तो अब मुझे बताइए कि इनमें से एरर ऑफ कमीशन कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन बोलता है सेल ऑफ 660 नॉट रिकॉर्डेड इन अ बुक एट ऑल, कि बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कोई। तो उस एरर को क्या कहते हैं? अभी कुछ देर पहले ही हमने वो क्वेश्चन देखा था, जब आपकी बुक्स में फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपके ट्रायल बैलेंस को, तो वो कौन से एरर्स होते हैं? वो होते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी, एरर ऑफ ओमिशन। ओके, ऑप्शन बी बोल रहा है रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड बट नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब क्योंकि हमें अपना करेक्ट आंसर मिल चुका है, तो बाकी 3 जो भी केसेस होंगे ना, ये होंगे आपके एरर ऑफ कमीशन, यानी कि गड़बड़ हुई है यहाँ पर। तो क्रेडिटेड राम इंस्टेड ऑफ अर्जुन, राम की जगह अर्जुन को क्रेडिट कर दिया तो रॉन्ग लेजर में एंट्री कर दी। परचेज को सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्ग लेजर में एंट्री हो गई। रेंट पेड बट नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, यानी कि अधूरी एंट्री हुई है। तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, विच इज अ एरर ऑफ ओमिशन। ओके, फिर रिसीव 20,000 फ्रॉम अनु एंड क्रेडिटेड टू पारस अकाउंट। अब ये किस टाइप का एरर होता है?
ओमिशन तो होगा नहीं, क्योंकि वो एंट्री रिकॉर्ड तो हुई है बट गलत जगह पर रिकॉर्ड हुई है। तो ऑप्शन बी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेटर। आप बताइए मुझे, अनु से पैसे मिलते हैं लेकिन पारस के नाम पर चले जाते हैं, तो ये होगा आपका एरर ऑफ कमीशन, यानी कि आपसे रिकॉर्ड करने में भूल हुई है। सीरियसली, आप सभी के आंसर्स भी राइट आ रहे हैं। सो आई अप्रिशिएट कि हाँ, आप लोग करेक्ट आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। स्टेट द एरर ऑफ प्रिंसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी कि आपकी समझ में, आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में कहाँ पर मिस्टेक दिख रही है आपको, ये भी हमने डिस्कस किया था। इनफैक्ट सेम एग्जांपल के साथ हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्लीज। आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये आपका एरर ऑफ कमीशन है, ना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप भूल गए हैं, आपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मिक्स मैच कर दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था अनु और पारस वाला एग्जाम्पल, वो था आपका एरर ऑफ कमीशन, यानी एंट्री रिकॉर्ड हुई है और गलत हुई है। एरर ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि एंट्री रिकॉर्ड भी हुई है, गलत भी हुई है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुई है, यानी कि आपने उसे रिकॉर्ड करते समय जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो रॉन्ग था। बताइए अब मुझे, करेक्ट आंसर इज डी, राइट। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए जो वेजेस दिए जाते हैं, तो वो आपकी मशीनरी में ही कैपिटलाइज होते हैं, ना कि वेजेस अकाउंट में। हमने इसे डिस्कस किया था। मशीनरी अगर परचेज होती है तो जर्नल एंट्री क्या बोलती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब मशीनरी को लाने के लिए वेजेस लगे हैं, कुछ मजदूरी लगी थी, तो क्या वो वेजेस टू कैश होना चाहिए या वो मशीनरी टू कैश होना चाहिए? वो होना चाहिए मशीनरी टू कैश, क्योंकि इस असेट को लाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी एंसिलरी एक्टिविटीज हो रही है, वो इसमें कैपिटलाइज की जाएंगी। सो आंसर इज ऑप्शन डी। आपने यहाँ पर वेजेस अकाउंट में डाल दिया है, इसलिए आपसे हो गया है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A fund flow statement is a statement of dash for a definite period between two definite dates. फंड फ्लो स्टेटमेंट किन दो चीजों का स्टेटमेंट होता है? ऑब्वियस है ये क्वेश्चन। इनफैक्ट हम इसे डिस्कस कर चुके हैं हमारे लेक्चर में भी, हमारे रिविजन लेक्चर में भी, और मैं आपको बता दूं हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो क्रैश कोर्स में आज का डिस्कशन भी फंड फ्लो स्टेटमेंट पर ही होने वाला है। बताइए प्लीज। करेक्ट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है सोर्स ऑफ फंड्स और यूज ऑफ फंड्स दोनों में, यानी कि आपके बिजनेस को कहाँ से पैसे आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो कहाँ यूज हो रहे हैं, इन दोनों चीज का डिटेल होता है उस स्टेटमेंट में। आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ वन एंड टू, राइट। नेक्स्ट, द राइट ऑफ सेट ऑफ कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय अ बैंक इफ। राइट ऑफ सेट ऑफ कब एक्सरसाइज नहीं कर सकता कोई बैंक? देखिए, आप लोग बैंकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर मैं आपसे करेक्ट आंसर की ही अपेक्षा करती हूँ। सॉरी, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ऑप्शन ए और बी में कौन सा राइट ऑप्शन होने वाला है? करेक्ट, ऑप्शन बी। जब बैंक और कस्टमर के बीच में एक साफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि कभी भी राइट ऑफ सेट ऑफ एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा, तो फिर बैंक के हाथ बंध चुके हैं, बैंक उसे एक्सरसाइज नहीं कर सकता, राइट। An antedated check, if presented for payment after expiry of the period, can be paid if it is revalidated by whom? चेक की डेट जा चुकी है और अब क्या वो चेक वापस ऑपरेट किया जा सकता है? किन सिचुएशंस में आप उसे रीवैलिडेट कर सकते हैं? बताइए। कलेक्टिंग बैंकर विद सील एंड सिग्नेचर, बैंक की मर्जी? बिल्कुल नहीं। द ड्रॉवर अंडर हिज सिग्नेचर, हाँ, पेमेंट करने वाला अगर चाहे तो कर सकता है।
द पे विद हिज सिग्नेचर, से पैसे मिल रहे हैं, क्या उसके साइन करने से वैलिडेट हो जाएगा? नहीं। ऑप्शन डी, एनी वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन करेक्ट, बेसिक था। अब एंटीडेटेड चेक होता क्या है? जो कि एक पास्ट की डेट बेयर करता है, यानी कि वो डेट बीत चुकी है, जा चुकी है, राइट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओप्स, सॉल्यूशन में आपको दिख गया पहले ही, लेकिन स्टिल हम यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं। मैं सॉल्यूशन हटा देती हूँ, माय बैड कि आपको सॉल्यूशन पहले ही दिख गया। ठीक है, बताइए, अब क्वेश्चन पढ़िए। इफ अ फर्म हैज 100 in inventories, a current ratio equal to 1.2 and quick ratio equal to 1.1, तो फर्म का नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? एक लाइन का क्वेश्चन है। और नेहा मैम, आपने सॉल्यूशन इतना बड़ा यहाँ पे लगाया हुआ था, यानी कि कुछ तिगड़म वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, जो चीज जैसी दिखती है हमेशा वैसी नहीं होती है। बताइए अब। इन्वेंट्री का बैलेंस है 100 रुपए, करंट रेशियो है 1.2। करंट रेशियो का फॉर्मूला बताइए मुझे। करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो है 1.2, यानी कि 1.2 इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर? फिर क्विक रेशियो दिया गया है 1.1। क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज लेस होती है, माइन अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और ये कितना है? 1.1। सो 1.1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 100 अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या अब इन दोनों ही इक्वेशंस में करंट लाइबिलिटीज कॉमन है? बिल्कुल। तो क्या हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ये बिल्कुल नॉर्मल मैथमेटिक्स चल रहा है, जो क्लास 7-8 वाला मैथ्स होता है ना, हम उसकी मदद से यहाँ पर पहुंच पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस, आपकी करंट एसेट्स कितने होंगे बताइए? करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1.2 इंटू करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब करंट एसेट्स की यही फिगर मिल चुकी है, यहाँ पर भी करंट एसेट्स की फिगर को ढूंढ के निकालिए। चलिए छोड़िए, करंट लाइबिलिटीज से जाते हैं ना, क्योंकि वो चीज कॉमन है। जस्ट अ सेकेंड। करंट लाइबिलिटीज की अमाउंट लेके आते हैं। करंट लाइबिलिटीज कितना होगा? करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय 1.2। करंट लाइबिलिटीज का यही फिगर आप ऊपर लेके आ जाइए इस वाले इक्वेशन में। 1.1 is equal to current assets minus 100 divided by current assets upon 1.2। कॉम्प्लेक्स हो रहा है थोड़ा, नो वरीज, हम इसे कर लेंगे स्टूडेंट्स। जस्ट अ सेकेंड, रुकिए। आ रही है मेरी आवाज? एम आई ऑडिबल नाउ? ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, कुछ ऑडियो का इशू था। हाँ, हम कहाँ थे? ठीक है, अब यहाँ पर इसे आपको सिर्फ उल्टा करना है, क्योंकि ये नो डिवीजन में है, तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन में डाल सकते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा कि 1.1 is equal to current assets minus 100 into 1.2 अपॉन करंट एसेट्स। क्लियर? तो कुछ इस तरह से आपको अपने करंट एसेट्स की फिगर मिल जाएगी कि 1.1 करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 100 इंटू 1.2, यानी कि 1.1 करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1.2 करंट एसेट्स माइनस 1.2 इंटू 100 होता है 120। तो आपको मिलने वाला है 120 इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1.1, यानी कि 0.1 करंट एसेट्स। कैलकुलेटर्स उठा लीजिए।
कि आपके 0.1 करंट एसेट्स अगर 120 है तो आपके टोटल करंट एसेट्स कितने होंगे? वो हो जाएंगे 1200, राइट? इसे आपको डिवाइड करना है तो आप पहुंच गए हैं अपने करंट एसेट्स की फिगर पे, जो कि आने वाला है 1200। अब तो सिंपली आप करंट लाइबिलिटीज पर पहुंच ही जाएंगे। ये आपका ओरिजिनल फिगर क्या था? करंट रेशियो 1.2 था, विच इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्या आप करंट लाइबिलिटीज पर पहुंच गए? करंट लाइबिलिटीज जो कि आपकी 1000 आएंगी अब इस फॉर्मूला में डालने के बाद। सो आपका नेट वर्किंग कैपिटल क्या होने वाला है? इट्स गोइंग टू कम 200 करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सिंपल था ना? ये थोड़ा सा सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स था और कुछ भी नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, आंसर इज ऑप्शन सी। अब अगर आप चाहें तो ये सॉल्यूशन देख सकते हैं जो कि मैंने आपसे छुपाया था। विजिबल? देखिए, पहला था हमें करंट करंट रेशियो दिया गया है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फिर हमें क्विक रेशियो दिया गया था, राइट? फिर हमने यहाँ पर फॉर्मूला में सेट करके एक वैल्यू पर हम पहुंचे। हमने रिवर्स मैकेनिज्म फॉलो किया था, इसलिए हम पहले करंट एसेट्स की वैल्यू पर पहुंचे थे। तो वैसे ही आप यहाँ पर करंट लायबिलिटीज पर भी पहुंच सकते हैं। अल्टीमेटली आपको सिर्फ मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। अब आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग स्टक फील कर रहे होंगे। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम एक से दो क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बी रैपिंग अप द सेशन। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शेयर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश। एक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को आप किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? बहुत इजी है ना? आपकी बैलेंस शीट में आपको कौन कौन से टाइप के शेयर कैपिटल दिख जाते हैं? इक्विटी बी, प्रेफरेंस बी, सो सी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। The dash is affixed on all important documents and contracts of a company. कंपनी के हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे, हर कॉन्ट्रैक्ट पे क्या चीज है जो मौजूद होगी? रजिस्टर्ड सील, कॉमन सील, गवर्नमेंट सील या ऑल ऑफ द अबव? यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होने वाला, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है वहां पर गवर्नमेंट सील का कोई काम नहीं है। और जिस सील का काम है वो आपको पता है, जैसे ही कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है तब उसे मिल जाती है उसकी एक कॉमन सील, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी लॉ की नजरों में। तो उसकी यूनिक आइडेंटिटी ही है उसकी कॉमन सील, जो उसके हर डॉक्यूमेंट में मौजूद होने वाली है, राइट? तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं कुछ एमसीक्यूज। अब अगर आप चाहें तो हम एक दो और डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, एक दो और डिस्कस करते हैं। The balance of cash book and the balance as per passbook of the bank are required to be reconciled because of which of the following reasons? किस रीजन की वजह से हम कैश बुक और पासबुक को रिकंसाइल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ढूंढना है इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी किस रीजन की वजह से हम रिकंसाइल नहीं करते वो बताना है आपको। कि some entries are recorded in the passbook first and cash book later on। ये तो आई गेस रीजन होता है जिस वजह से हमें इसे रिकंसाइल करना पड़ रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है some entries are recorded in the passbook later and cash book first, ये भी होता है। some entries are recorded either in passbook or cash book with delay, बिल्कुल ये भी रीजन है। ऑप्शन डी ही बचा है some entries are recorded in both the books before the date of reconciliation। अगर दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो चुका है तो रिकंसाइल क्या करेंगे? सो आंसर इज ऑप्शन डी। जो इनकरेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना था वो है ऑप्शन डी। करेक्ट? नेक्स्ट वन, अ ट्रक, practical question. A truck cost 8,900 with residual value of 500. Okay, it is estimated that the useful life is 4 years. The amount of depreciation expense in year 2 by using the declining balance at twice the straight line rate is dash. Oh my god. I think इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। बहुत अच्छा मौका है ये। हम सेशन को एंड भी कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑप्शंस के साथ, और फिर कल हम शुरुआत करेंगे यहीं से। डिस्कशन जारी रहेगा यहीं पर। तब तक
मैं चाहती हूँ कि अब कल के सेशन में मुझे सीधा करेक्ट आंसर ही मिले। डील? ओके फाइन, तो इसी शर्त पे हम यहाँ पर सेशन को एंड कर रहे हैं कि कल मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, राइट? सो क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है कि आपको डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड लेना है, उसका रेट होने वाला है स्ट्रेट लाइन मेथड से डबल, 4 साल की है इसकी यूजफुल लाइफ, और आपको फाइंड करना है सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्लियर? ओके, मिलते हैं कल इसके आंसर के साथ, तब तक तैयार रहिएगा। सो गुड बाय, गुड लक, थैंक यू, सी यू नेहा बंसल, साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे।